विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगर यह यूं ही बढ़ती रही तो जनसंख्या असंतुलन देश में होगा और फिर सामाजिक विस्फोट पैदा होंगे। देश के लिए जोखिम बढ़ेगा। इसलिए सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी नीतियां लागू करनी चाहिए। अब ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन दोनों कानूनों की हिमायत की। बीजेपी और संघ इन दोनों के बुनियादी सिद्धांतों में कॉमन सिविल कोड है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी यह पार्टी और संघ दोनों लगभग सहमत से दिखते हैं। लेकिन वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष का जो बयान है उसको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। दरअसल जनसंख्या असंतुलन क्या है? जब अलग अलग जातीय या समुदाय के लोग किसी खास इलाके में बढ़ जाते हैं आबादी के लिहाज से, तो उनका प्रभुत्व, उनका दबदबा बढ़ता है और फिर राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा होता है। मोहन भागवत का पिछला बयान अगर कुछ महीनों पहले उन्हें दिया था, आपको याद हो, तो उन्होंने 3 देशों का जिक्र किया था। एक दक्षिणी सूडान, एक पूर्वी तिमोर और एक कोसोवो। दक्षिणी सूडान एक बहुत बड़ा देश है अफ्रीका का। उसमें दक्षिण के हिस्से में जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी बहुतायत में रही। बाद में उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान की आबादी के बीच में जातीय संघर्ष शुरू हुआ। बहुत लंबे समय तक गृहयुद्ध चला और लाखों लोग मारे गए। बाद में दुनिया ने मिल बैठ करके ये तय किया कि दक्षिणी सूडान एक अलग देश हो जाएगा जो क्रिश्चियंस का कंट्री होगा, और दक्षिणी सूडान अलग हो गया। उत्तरी सूडान मतलब सूडान जो है वो मुस्लिम बहुल देश है और दक्षिण सूडान जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस का देश हो गया। पूर्वी तिमोर पर इंडोनेशिया ने कब्जा किया। बाद में चूंकि पूर्वी तिमोर में जो जातीयता थी वो विदेशियों की थी, इसलिए उन लोगों ने इंडोनेशिया के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर इंडोनेशिया से पूर्वी तिमोर मुक्त हुआ। कोसोवो, सर्बियाई लोगों के खिलाफ कोसोवो के लोग जो थे अल्बेनियाई, उन लोगों ने लंबी लड़ाई अपनी पहचान और अपने देश की खातिर लड़ी और बाद में सर्बिया को कोसोवो को मुक्त करना पड़ा 2008 में। तो अल्बेनियाई मूल के लोगों का देश हो गया सर्बिया, माफ़ कीजिएगा कोसोवो, और सर्बियाई मूल के लोग अपनी सर्बिया देश को लेकर के अलग रह रहे हैं। तो आज भी कोसोवो जो है वो एक इलाके में एक जातीयता के लोगों के या एक धर्म विशेष के लोगों के या एक पहचान विशेष के लोगों के ज़्यादा संख्या में हो जाने के बाद जब दूसरे लोग अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो उनको वहाँ से भगा करके और राष्ट्र की मांग की जाती है, देश की मांग की जाती है, लंबी लड़ाई लड़ी जाती है और वो लंबी लड़ाई बाद में जा कर के देश के विभाजन में परिवर्तित हो जाती है। तो यह मोहन भागवत ने 3 बयान दे करके और 3 उदाहरण दे करके कहा था कि भारत में दरअसल कई हिस्सों में जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की आबादी के बीच में असंतुलन है। खास करके जब आप पश्चिम बंगाल के सीमाई ज़िले देखेंगे या फिर बिहार के सरहदी इलाके जो नेपाल से लगते हुए हैं या उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाके जो नेपाल की तराई के हैं, नेपाल की तराई से भी होकर के मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा रहा है और जो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के हिस्से से बांग्लादेश से मुसलमान या मुस्लिम आबादी घुसती है वो आकर के इन इलाकों में बसती है और कुछ जो है देश के अंदर आती है। एक मोटा अनुमान है कि 4 करोड़ के आसपास की आबादी बांग्लादेश की बाद के भीतर रहती है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी। इसलिए भारत के मुसलमानों की आबादी तो है ही, लेकिन बाहर से आ रहे मुसलमानों को बसाए जाने के बाद वो मुस्लिम आबादी में शामिल हो रहे हैं और उनकी तादाद भी बढ़ रही है। भारत में जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चे जनती है उसको आप फर्टिलिटी रेट कहते हैं। वो औसत है देश का 2, लेकिन 2 से ऊपर 2.2 के आसपास मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है और 2 से नीचे देश में बाकी जितने भी धर्म हैं उस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वहाँ महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है। जैसे हिंदुओं का 1.91 है, सिखों का 1.86 है,
जो ईसाई हैं 1.68 हैं। तो इस तरीके से एक ही आबादी है, एक ही समुदाय है जो 2 से ऊपर है, और वो मुस्लिम आबादी है या मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है। हालांकि आप मुस्लिम महिलाओं के फर्टिलिटी रेट को देखेंगे आप, तो जितनी तेज़ी से उनमें गिरावट या कमी आई है उतनी तेज़ी से कहीं और नहीं आई। हालांकि बाकी सब 2 के नीचे ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी में भी फर्टिलिटी रेट घट रही है। संकट कहाँ है? संकट ये है कि जो बाहर से लोग ला करके बसाए जा रहे हैं, उनको आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड दिया जा रहा है, उनको यहाँ का नागरिक बनाया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ा खतरा है। और ये सरहदी इलाके जितने हैं, इन इलाकों में जिस तरीके से तमाम ज़िलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वो भारत के स्थानीय या भारत के नागरिक जो मुसलमान हैं उनकी आबादी के बढ़ने से नहीं है, बल्कि बाहर से आ रहे मुसलमानों के कारण है, और ख़ास करके बांग्लादेश के। इसलिए मुस्लिम आबादी के लिहाज से आलोक कुमार कह रहे हैं, या संघ कहता है, या बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल लागू किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों है, इसको समझना भी ज़रूरी है। हिंदुस्तान जो है दुनिया का ऐसा देश है जिसकी आबादी 17.5% है, यानी कि हर छठा आदमी दुनिया का भारतीय है। हमारे पास ज़मीन कितनी है? 2.4%। 2.4% ज़मीन पर 17.5% आबादी रहती है, और इसके पास पानी कितना है? 4%। खाने के लाले पड़ जाएंगे, पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी आबादी को बसाने और रखने के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए आबादी देश के विकास के लिए रोड़ा है। यहाँ के साधन संसाधन पर आबादी का बोझ अगर लगातार बढ़ता चला जाएगा तो उस आबादी को केवल जिलाने, खिलाने, पिलाने में ही सारे संसाधन खप जाएंगे, तरक्की के नाम पर कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आबादी का नियंत्रण राष्ट्रहित में है, यह मानना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, 1979 में चीन ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू की, और 2016 में आबादी इतनी कम हो गई कि उसने उस पॉलिसी को बदला और 2 चाइल्ड पॉलिसी उसने लागू की। यानी कि आबादी कम हो रही है, बाद में सिर्फ बूढ़े बच जाएंगे, इसलिए बच्चे और पैदा कीजिए। तो चीन ने जब विकास का अपना रास्ता तय कर लिया, अपने संसाधनों के ज़रिए तरक्की के तमाम रास्ते अख्तियार कर लिए, उसके बाद उसने देखा कि देश में अब पॉपुलेशन जो है बढ़ सकती है, संसाधन अब हैं। तो 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी उसने अख्तियार की, अपनाई। अब रास्ता देखिए, 1979 उस समय हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम जो था, मैंने कहीं लिखा था कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम 1979 में 210 यूएस डॉलर और चीन का 155 यूएस डॉलर। 210 हमारा, चीन का 155, 1979। वही समय लागू होता है सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चीन में, और हम बेतहाशा आबादी बढ़ाते जाते हैं। 40 साल में चीन की आबादी 40 करोड़ बढ़ी और हिंदुस्तान की आबादी 70 करोड़ बढ़ी। हिंदुस्तान चीन के मुकाबले 5 गुना आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो गया। आज हिंदुस्तान के लोगों के पर कैपिटा इनकम के मुकाबले चीन में लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है 5 गुना ज़्यादा है, जो आज से लगभग 40 साल पहले कम था। $155 और $210 इंडियन का, कहाँ से कहाँ। इसलिए आबादी पर लगाम लगाना देश हित में है, तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा आबादी में, बार बार कहता हूँ, इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। कम बच्चे होंगे, कम आबादी होगी, संसाधन देश का जो है उसका सही इस्तेमाल होगा, लोगों का जीवन आसान होगा, बच्चे पढ़ेंगे, बेहतर करेंगे, देश मजबूत होगा, उसकी तूती दुनिया में बोलेगी। इसलिए आबादी पर लगाम लगाने का कानून या फिर कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आबादी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है और उसके पास सिर्फ बेटी है और बेटी का बेटा है। उस बेटी के बेटे को वो अपनी जायदाद अगर देना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं कहता है। वो कहता है कि फिर से शादी करो, अपने बेटे को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बेटे की तलाश में वो शादी पे शादी करता है और आबादी बढ़ती जाती है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ कॉमन सिविल कोड भी ज़रूरी है कि शादी की एक तयशुदा उम्र हो, तलाक का अपना तरीका हो, कॉम्पनसेशन का एक ही रास्ता हो। इसलिए इन दोनों कानूनों के ज़रिए हिंदुस्तान में किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। और हिंदुस्तान इस रास्ते से
बेहतर और उज्जवल भविष्य की तरफ जा सकता है।